हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी केमिस्ट्री रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, बात ऐसी है कि अब जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता चल रहा है वैसे वैसे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम है वो नियर आते चल रहे हैं। एंड जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए वो भी ओपन अप कर दी हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी ने, जिनके बारे में हमने बात कर ली है। तो अब बात ये आती है कि अब ऐसा टाइम है कि आपको सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, एक सबसे बड़ा पार्ट जो हो कवर करते हैं। तो हमारे पास केमिस्ट्री 3 है, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। तो इन तीनों ही केमिस्ट्री में मैं आपको 5-5 चैप्टर्स बताने वाला हूं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। अब इनके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं अगर आपने पढ़ लिए हैं वो तो ओके, अच्छी बात है, उनको अब आप लास्ट टाइम पर रिवीजन में यूज़ कर लेना। बट फिलहाल आपको ये चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। इन चैप्टर्स को अगर आपने नहीं किया है तो इन चैप्टर्स को पहले कवर करो, क्योंकि अगर ये चैप्टर्स रह गए ना तो आपके एंट्रेंस एग्जाम मुश्किल हो जाएगा क्लियर करना। तो 3 पार्ट है हमारे पास, तीनों के 5-5 चैप्टर्स बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक से। तो ऑर्गेनिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारे पास पढ़ने के लिए, और जो आपको ऑर्गेनिक करते टाइम सबसे पहले शुरू करना चाहिए, वो आता है जीओसी, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप कर लोगे तो आपको ऑर्गेनिक में ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल मेरे पास ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली किसके बारे में बताती है? हमें स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आता है इसके अंदर? एरोमेटिसिटी आती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ को कवर करती है? ये सारी की सारी चीज़ें हमें स्टेबिलिटी को लेकर कवर करती है। और ऑर्गेनिक के अंदर एक स्टेबल मॉलिक्यूल को एक्वायर करना, एक स्टेबल मैकेनिज्म आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, जिसकी वजह से आप प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हो। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर कोई स्टार्ट करता है तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि उसको जीओसी से ही स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि उसको बेसिक आ जाए ऑर्गेनिक का। सेकंड, अगर मैं चीज़ों की बात करूं तो वो आती है रिएजेंट्स। ठीक है, अब आप जीओसी को तब अप्लाई कर पाओगे ना जब आपको पता होगा कि मेरे सामने सबस्ट्रेट के सामने जो रिएजेंट गिवन है वो क्या काम करता है। मान लीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, उसका एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है, वो कार्बोनिल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है? अल्कोहल में कन्वर्ट करता है ना। तो आपको रिएजेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। विदाउट द नॉलेज ऑफ रिएजेंट्स आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्दर आगे नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी एक चीज़ के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है। उसमें क्या आते हैं? स्टेप वाइज क्वेश्चन आते हैं। एक ही रिएक्शन के अंदर हमें 4 से 5 रिएजेंट गिवन होते हैं, एंड आपको उन सब का पता होना चाहिए, तभी आप ऑर्गेनिक में अच्छा स्कोर कर सकते हो। थर्ड, अगर मैं चैप्टर की बात करूं, थर्ड चैप्टर हमारे पास आता है नेम रिएक्शन। थर्ड चैप्टर हमारे पास क्या आता है? थर्ड चैप्टर आता है नेम रिएक्शन। तो देखिए, नेम रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? रिएजेंट्स का हमें पता है कि एक पर्टिकुलर रोल है, रिएजेंट्स को हम एक लिमिट तक ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी नेम रिएक्शन होती है जहां पर नहीं, कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक ऐसा पार्ट होता है जहां पर हमारे पास एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट गिवन होगा, उसके सामने पर्टिकुलर रिएजेंट एंड पर्टिकुलर सॉल्वेंट गिवन होगा, एंड उससे हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही देखने को मिलने वाला है, एंड उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम नेम रिएक्शन कहते हैं। तो आपको अब ये पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने नेम रिएक्शन बहुत सारी आपको करवाई भी हुई है एंड उनकी यूटिलिटी भी बताई हुई है। तो नेम रिएक्शन करवाते टाइम मैंने आपको हमेशा इसी चीज़ पे ध्यान दिया है कि आपको सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट का पता होना चाहिए कि ये सबस्ट्रेट अगर गिवन होगा तो ये रिएजेंट इंस्टेड ऑफ, तो ये रिएजेंट मेरे को यही प्रोडक्ट ही बना के देगा। आपको प्रोडक्ट का आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए जो है नेम रिएक्शन आपको आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास इस सबस्ट्रेट के सामने ये रिएजेंट होगा तो ये प्रोडक्ट मुझे मिलने वाला है। और विदाउट नोइंग दैट थिंग आप केमिस्ट्री को नहीं कर सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं कर सकते हो, क्योंकि नेम रिएक्शंस का पता होना एंड रिएजेंट्स का पता होना काफ़ी डिफरेंट बात हो जाती है। क्योंकि रिएजेंट्स में हमें एक पर्टिकुलर, ठीक है, रिएजेंट्स में हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन नेम रिएक्शन जो है उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। नेम रिएक्शन अगर आपको पता चल जाए ना कि ये मेरे पास पर्टिकुलर रिएक्शन नेम रिएक्शन है, एक पर्टिकुलर कौन सी नेम रिएक्शन है, तो आप इजीली ही उस चीज़ को आसानी से प्रोडक्ट तक पहुंचा सकते हो। क्योंकि नेम रिएक्शन में कई सारे ऐसे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो जनरली फिजिबल नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक के अंदर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप रिएजेंट्स का मैकेनिज्म नॉर्मल फॉलो करवाओगे तो जरूरी नहीं है नेम रिएक्शन में हमारे पास एक सिंपल मैकेनिज्म फॉलो अप हो। कुछ एक इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारे पास इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा होता है जो कि जनरली फिजिबल नहीं होता है। इसलिए नेम रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं फोर्थ चैप्टर की बात करूं तो वो आता है हमारे पास है हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, और हेट्रोसाइक्लिक मैंने आपकी कंप्लीट करवाई हुई है। एंड हेट्रोसाइक्लिक की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है? क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक जो है इन तीनों चीज़ों को कवर करता है। हेट्रोसाइक्लिक तीनों चीज़ों को कवर करता है। हेट्रोसाइक्लिक जो है वो जीओसी को भी कवर करता है, क्योंकि एरोमेटिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। रिएजेंट्स को भी कवर करता है, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक के अंदर काफ़ी सारे रिएजेंट्स यूज होते हैं।
ठीक है। एंड नेम रिएक्शन तो हेटेरोसाइक्लिक के अंदर भरी हुई है, जिसके बारे में हमने बहुत सारा डिस्कस किया है। तो जब हेटेरोसाइक्लिक इन तीनों ही चीज़ों को एक ही रिएक्शन के अंदर कवर कर सकता है तो कोई भी एग्जामिनर हेटेरोसाइक्लिक को कैसे छोड़ दे, ठीक है। तो इसलिए हेटेरोसाइक्लिक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनिक के अंदर। एंड फिफ्थ अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो वो आती है हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड ये इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके काफ़ी प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, काफ़ी वाइड चैप्टर है, काफ़ी समझने वाला चैप्टर है। एंड NMR एक ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी है कि आप NMR को एक साइड रखो एंड बाकी जितनी भी हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, चाहे वो IR है, UV है या फिर रोटेशनल है, उन सबको एक साइड रखो तो दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगी। यानी कि NMR एक तरफ एंड बाकी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तरफ, तो इतनी ज़्यादा वेटेज होती है NMR की। इसके कंफर्म 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, तो NMR आपके लिए इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स के ऊपर, जिनको आपको कवर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई और चैप्टर करो ना करो, इन 15 चैप्टर्स को आपको जरूर करके जाना है, क्योंकि अगर ये 15 चैप्टर आपने कर लिए ना तो आई एम श्योर कि आप आराम से किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लोगे, नॉट इवन क्लियर कर लोगे बल्कि एक अच्छी रैंक पाकर एडमिशन भी ले लोगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर क्या आता है? सॉलिड स्टेट, ठीक है, क्योंकि सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन बनते ही हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जहां से सिंपल से लेकर मुश्किल तक सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। इवन यहाँ तक पूछा हुआ है सॉलिड स्टेट से, जो हमारे पास 7 क्रिस्टल लैटिस होते हैं ना, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही आते हैं। सेकंड अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो वो है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड काफ़ी इजी चैप्टर है। इसके न्यूमेरिकल भी आसान से ही होते हैं। अगर आपको देखो फिजिकल केमिस्ट्री में ना 2 ही बातों का ध्यान रखना पड़ता है हमें, एक तो फॉर्मूला याद होना एंड उसे अप्लाई करना आना, एंड सेकंड हमारे पास यूनिट कन्वर्जन करना आना। अगर आपको ये 2 चीज़ें आती है ना तो फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए एंड आपको यूनिट कन्वर्जन करना आना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक न्यूमेरिकल आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वो आती है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तो जान है इवन फिजिकल केमिस्ट्री की, एंड इसको अगर कोई छोड़ दे तो वो मान के चलो कि अपने 2 से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट भी कट करके चलना कि हाँ वो नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम हमारे पास, आपको पता है इक्विलिब्रियम के भी सब पार्ट्स होते हैं। हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, फेज इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में अपने आप में ही 3 अलग अलग चैप्टर कवर हो रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंस है इतना ज़्यादा इक्विलिब्रियम की। एंड लास्ट में चैप्टर की बात करूँ तो ये तो फिजिकल की जान है, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं चलोगे। केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन भी आसान रहते हैं एंड क्वेश्चन भी इसके बहुत सारे भर के आते हैं, ठीक है। अगर आपको फिजिकल पसंद है ना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक चैप्टर और इंक्लूड कर लो इसके अंदर, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने इसलिए इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ज़्यादा एक क्वेश्चन ही बनता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लेकिन जिसको फिजिकल पसंद है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है, आसान सा चैप्टर है, करने के लिए भी आसान है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो अपना स्पेयर में ऐड कर सकता है जिसको करना हो, वरना ये 5 चैप्टर आपको करने ही है। बेशक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करो ना करो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसलिए कहा मैंने क्योंकि आसान सा चैप्टर है, एक क्वेश्चन तो इसका कंफर्म आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और लोग सोचते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है, और मैं ये सोचता हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आपकी रैंक डिसाइड करता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना इतना ज़्यादा समझने का नहीं होता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लाइंस पता होने चाहिए। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन तुम तभी सोल्व करना, तभी क्लिक करके आना जब आपको इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन पढ़ने के बाद बुक की या फिर मेरे नोट्स की लाइन लिखी याद आ जाए कि हाँ सर ने ये लाइन लिखवाई थी एंड उसमें ये लिखा हुआ था, तभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आप करना। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगती सबको आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलत क्वेश्चन जो है वो इनऑर्गेनिक के ही होते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट क्रैमिंग। हाँ कुछ समझने के चैप्टर है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर हमें इसमें क्रैम करना पड़ता है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो है केमिकल बॉन्डिंग। इसमें सबसे पहला चैप्टर क्या आता है? केमिकल बॉन्डिंग। एंड केमिकल बॉन्डिंग का मुझे नहीं लगता कि आपको इंपॉर्टेंस बताने की ज़रूरत है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आसान भी हैं इसमें। केमिकल बॉन्डिंग सबसे आसान चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, जिसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग को आप समझ के कर सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप समझ के कर सकते हो, ठीक है। इनऑर्गेनिक की यही खास बात है केमिकल बॉन्डिंग की, कि आपको इसको रटना नहीं पड़ता, समझना पड़ता है। कुछ एक चीज़ें हैं जिनको समझनी है, बाकी सारी केमिकल बॉन्डिंग आप उसके बेसिस के ऊपर कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो वो आती है कोऑर्डिनेशन।
नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन, एंड कोऑर्डिनेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इवन अगर आप इनऑर्गेनिक में ये 2 चीज़ें कर रहे हो ना, तो आपका बहुत सारा इनऑर्गेनिक का सिलेबस कवर हो जाता है। ठीक है, अब बात ये हमारे मेजर चैप्टर है, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको इनके लिए बुक्स बता दूं, तो मैं आपको बुक्स बता दूंगा कि आपको कहाँ से कौन सी चैप्टर पढ़नी है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी बुक बता दूंगा, ऑर्गेनिक के लिए भी बुक बता दूंगा। वैसे मैंने रेफरेंस बुक बताई हुई है, लेकिन पर्टिकुलर आपको अगर बुक जाननी है कि आप अगर कोई एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना चाहते हो, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चले। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अगर मैं बात करूँ तो वो आती है मेन ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या आता है, मेन ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन ग्रुप में हमारे पास क्या आता है, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ठीक है, इसको कंप्लीटली आपको कवर करना होता है। बहुत सारी रिएक्शंस होते हैं। देखिए, मेन ग्रुप की खास बात पता क्या है, इसके अंदर बहुत सारी रिएक्शन है, पूरा रटने का है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये मेरे पास मतलब ये मेरे पास एलिमेंट है, उसके सामने मैंने ये मॉलिक्यूल डाल दिया, ये चीज़ डाल दी, तो क्या बनेगा। तो मेन ग्रुप सारा का सारा रटने का है। एंड मेन ग्रुप के अंदर अगर मैं आपको थोड़ा स्पेसिफिक बताऊँ ना, तो मेन ग्रुप में आपको एसिड बेस केमिस्ट्री जो है उसको बिल्कुल छोड़ के नहीं चलना है। आप कुछ और करो ना करो, मेन ग्रुप में एसिड बेस केमिस्ट्री जो है उसको कंप्लीटली कवर करके चलना मेन ग्रुप के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो जरूर बन जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास आता है ऑर्गेनोमेटलिक्स। नेक्स्ट चैप्टर क्या आता है हमारे पास, ऑर्गेनोमेटलिक्स। तो देखिए, जो चैप्टर बता रहा हूं ना इनऑर्गेनिक के अंदर, वो सारे के सारे आसान से चैप्टर हैं, बड़े बहुत हैं। ये 3 चैप्टर जो मैंने आपको बताया ना, ये तीनों चैप्टर बहुत बड़े हैं। इतने बड़े हैं कि आप चाहे पूरा महीना लगा लो फिर भी खत्म नहीं होंगे। इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इसीलिए आपको इनके ऊपर खास ध्यान देना है। एंड इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लेना, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी जो है उनका अपना एक पर्टिकुलर एग्जाम पैटर्न होता है। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं, एंड हर साल उसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। तो अपने हर जिस भी यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख के चलना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ, वो इस चैप्टर में इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा पर्टिकुलर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनोमेटलिक्स है, छोटा सा चैप्टर है आपके कोर्स में, लेकिन आप वहीं बात करो, अगर आप एमएससी में ऑर्गेनोमेटलिक्स पढ़ रहे हो ना, बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है। ठीक है, तो लेकिन आपके में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही हैं। एंड ऑर्गेनोमेटलिक्स में अगर आपको आइडिया नहीं है, आपने पहली बार नाम सुना है, कई सारे होते हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं ली होती है, जिनको इतना सिलेबस का आइडिया नहीं होता है, तो वो एक बार मेरी वीडियो देख लेना ऑर्गेनोमेटलिक्स की। उसके ऊपर मैंने कंप्लीटली डिस्क्राइब किया हुआ है कि ऑर्गेनोमेटलिक्स के अंदर आपको अगर एमएससी के लिए प्रिपेयर करना है तो कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट और आखिरी चैप्टर की बात करूं इनऑर्गेनिक के, तो वो है हमारा बायो इनऑर्गेनिक। ये क्या है हमारा, बायो इनऑर्गेनिक। एंड इसके ऊपर कंप्लीटली एकदम लाइन वाइज क्वेश्चन आते हैं। कंप्लीट मैंने बायो इनऑर्गेनिक आपको करवाया हुआ है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारा करवाया हुआ है मैंने बायो इनऑर्गेनिक का। इवन गेट के, नेट के, हर तरीके की, IIT जैम के, DU के, BHU के, हर जगह के मैंने आपको बायो इनऑर्गेनिक के रिलेटेड क्वेश्चन बताए हुए हैं टॉपिक के वाइज। अगर आपने बायो इनऑर्गेनिक की वीडियोस देखनी है तो जाके देख लीजिए, आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारा का सारा क्रैम करने वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 15 चैप्टर्स जिनको आपको पढ़ना है अगर आप केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो कोई और चैप्टर पढ़ो ना पढ़ो, कोई और चैप्टर फिलहाल नया स्टार्ट करो ना करो, डजेंट मैटर, लेकिन इन चैप्टर में से अगर आपने कोई भी चैप्टर भी छोड़ दिया है ना, तो अपनी सारी चीज़ें एक बार साइड में रख दो, इन 15 चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दो, कि किसी भी तरीके से आप इन 15 चैप्टर को कवर भी कर लो, एंड इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लो, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा के देख लो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो थोड़ी यूजफुल भी लगी होगी। सो अगर कोई भी डाउट हो इस चीज़ को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। जो मेरी इंस्टाग्राम ID है वो है shivam898। यहाँ पर जाकर आप मुझसे किसी भी टाइप की क्वेरी पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।